वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर किया गया। यूरोपीय ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इन ममालिक में आला सतही वफूद भेजने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि GSP प्लस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का नुकसान हो सकता है। आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर किया गया। यूरोपीय ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इन ममालिक में आला सतही वफूद भेजने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि GSP प्लस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का नुकसान हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम बात समझा नहीं रहे, दूसरा हम उनको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एक्ट करके दिखा रहे हैं, तीसरा हम टेरराइज कर रहे हैं दुनिया को, और चौथा हम स्टबन हो रहे हैं। सारी चीज़ें हम तब करते हुए बहुत अच्छे लगते थे अगर हम कोई बहुत अमीर कबीर मुल्क होते, हमें किसी की ज़रूरत ना होती, 22 करोड़ आवाम के लिए यहाँ पर दूध की नहरें बह रही होती। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान वो मुल्क है जो भीख भी मांगता है और अपनी औकात भी भूल जाता है। दुनिया के हर देश से भीख मांगने के बाद पाकिस्तान अपनी अलग ही औकात समझने लगता है। पाकिस्तान ने फ्रांस से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। इधर देखे तो कुआं और दूसरी तरफ देखे तो खाई नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन ने फ्रांस के कहने पर पाकिस्तान को GSP लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। यूरोपीय यूनियन के इस निर्णय के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा व्यापार यूरोपीय यूनियन देशों से ही होता है। यूरोपीय यूनियन के द्वारा पाकिस्तान को GSP लिस्ट से बाहर निकालने के बाद पाकिस्तान को सालाना $3 अरब की चपट लगने वाली है। इसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है, वो अपनी औकात में आ गया है और अब वो रहम की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो अपनी औकात में रहें और फ्रांस के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई बयान ना दें। आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की इमरान सरकार को उसकी औकात बता रही है, कैसे वो इमरान खान सरकार को धिक्कार रही है, कैसे वो बता रही है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने GSP लिस्ट में पाकिस्तान को बहाल नहीं किया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे, क्योंकि उसका सारा व्यापार यूरोपीय यूनियन से ही होता है। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर किया गया। यूरोपीय ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इन ममालिक में आला सतही वफूद भेजने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि GSP प्लस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का नुकसान हो सकता है। हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस हवाले से दुरुस्त फैसले करने में कामयाब हो पाएगी? डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनके दुरुस्त फैसले ये कम ही कर पाते हैं। तो जवाब तो मेरा स्ट्रेट नहीं में है। सही। लेकिन इसकी अब थोड़ी सी तफसील पे बात करनी पड़ेगी कि यूरोपियन यूनियन है क्या और वो करारदाद क्या है और करना क्या चाहिए। देखें, यूरोपियन यूनियन 27 मुल्कों का एक ब्लॉक है, और वो सिर्फ ब्लॉक नहीं है बल्कि वो ऐसा ब्लॉक है कि जो हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर है, बड़ा तिजारती हमारा पार्टनर है। अच्छा, बड़े तिजारती पार्टनर का मतलब ये है कि जितना हम वहाँ पर चीज़ें बेचते हैं वो अमेरिका से दुगनी है अगर उसकी आप वैल्यू देखें, और चीन के मुकाबले में 3 गुनी है। यानी हम हमेशा अमेरिका और चीन के गुण गाते रहते हैं। पहले हमने अमेरिका की खिदमत की, अब हम चीन के साथ लगे हुए हैं। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में जितनी हम चीज़ें बेचते हैं वो चीन से 3 गुना ज़्यादा हम बेच रहे हैं और अमेरिका से दुगनी ज़्यादा बेच रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ ताल्लुकात ख़राब हुए और वो वाकई में पाबंदियाँ लगीं तो उसका हमें बड़ा नुकसान होगा। और वो करारदाद है क्या? अच्छा, करारदाद बड़े पैमाने पे यानी मंजूर हुई है। उसके जो टोटल वोट थे, मेरा ख्याल है कि 662 वोट जो है वो करारदाद के हक़ में आए, और सिर्फ जो 3 वोट थे वो उसकी मुखालफत में आए। तो ये किसी एक आध मुल्क का किया धरा नहीं है, ये पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट और पूरे सारे जितने यूरोपियन ममालिक हैं वो सब इसमें शामिल है। दिस इज़ वेरी सीरियस। तो इसको अगर हम नज़र में रखें तो अब थोड़ा सा जो जनरल स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है उस पर भी हम बात करते हैं। GSP क्या है? अच्छा, ये हमें मिला था 2014 में, और जब 2014 में जब मिला उसके लिए ग्राउंड वर्क जो है वो पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत करके गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो 2 बड़े कारनामे थे उनमें से एक बड़ा कारनामा यह था, एक तो 18वीं तरमीम उनका बड़ा कारनामा था, और दूसरा ये GPS के लिए जो इब्तदाई उनकी सारी रिक्वायरमेंट थी वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ग्राउंड तैयार करके गई 2013 तक, और 1 जनवरी 2014 से वो नून लीग की गवर्नमेंट में वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब पिछले 6-7 साल में हमने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। हमारे जो ताजिर हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है टेक्सटाइल
सबसे ज़्यादा जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 2/3 यानी अराउंड 65% जो है वो यूरोपियन यूनियन में जाता है। तो ये करारदाद जो है वो ये इसके बड़े हमारे सामने नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, अब ये हुकूमत में ये क्यों कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त फैसला कर नहीं पाएगी, क्योंकि देखें उनकी नाराज़गी किस चीज़ पर है। उनकी नाराज़गी इस चीज़ पर हुई है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने बगैर सोचे समझे फ़ौरन उसको हॉलोकॉस्ट के साथ मिला दिया। अच्छा, अब एक हॉलोकॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मिलियंस ऑफ जूस यहूदी जो थे वो मारे गए थे वहाँ पर, और उसके पूरे सॉलिड एविडेंस प्रूफ सारे मौजूद हैं कि इतना यहूदियों के साथ जुल्म हुआ था। अब आप अगर हॉलोकॉस्ट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, उस इतने सेंसिटिव चीज़ों को नहीं छेड़ना जी, बगैर सोचे समझे उस पर उठा देना, उस पर वो जिसको कहते हैं ना कि उनमें बिल्कुल जैसे आग लग गई। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे ये बात कर रहे हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। और यही इसकी एक वजह थी कि सबने मिलकर उस करारदाद की हिमायत की। अब इनको करना क्या चाहिए था? अभी करना ये चाहिए था कि अगर कहीं पर तशद्दुद हो रहा है, देखें 55-57 ममालिक हैं, कहीं पर सफ़ीर निकालने के मुतालबे नहीं किए जा रहे, कहीं तोड़फोड़ नहीं हो रही, कहीं तशद्दुद नहीं हो रहा, कहीं इस तरह के नारे नहीं लगाए जा रहे, तो वो 55-57 इस्लामी मुल्क हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इंतहा पसंदी का रुझान है वो हमारे यहाँ पाया जाता है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो उस इंतहा पसंदी को बजाय कर्टेल करने के, उस पर बात करने के, अभी थोड़ी देर पहले अली अहमद खान साहब जो हैं वो टीवी पर कह रहे थे कि वो तो हमारे भाई हैं। अच्छा, जब ये आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये मैसेज टैकल करने का तरीका आपके ख्याल में मुख्तलिफ होना वो सही नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो लोग भेजेंगे यूरोप में। अच्छा, जब आप लोग भेजेंगे ये घूम फिर के आ जाएंगे, आपके सिफारत खाने वहाँ मौजूद हैं, सिफारत खानों को लगाएं कि वो आपकी बिहाफ पर एडवोकेसी करें, लोगों को भेजकर घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नासिब इकचुगताई साहब। बस बता दिए डॉक्टर साहब ने आपको पूरा बैकग्राउंड, क्या कौन क्या चीज़ है। मैं आपके सवाल पर आऊँगा सीधा कि जब ये करारदाद तैयार हो रही थी तो हमें इल्म नहीं था। जब ये करारदाद पेश हो रही थी तो हमें इल्म नहीं था। जब इस करारदाद पे तकरीर हुई तो हमें इल्म नहीं था। जब इस करारदाद पे रायशुमारी हुई तो हमें इल्म नहीं था। जब ये मंजूर हो गई तो हमें इल्म नहीं था। हम कहाँ थे? हम कहाँ खड़े थे? हम क्या गूंगे बहरे हैं? सुम बुकमुम हैं हम लोग, हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये आ गया कि ये हो गया तो हम दौड़े और हमने 4 घंटे में बड़े फैसले कर लिए। 4 घंटे में फैसले कर लिए कि कानून साजी के लिए क्या क्या चीज़ें पार्लियामेंट में जाएंगी। वो फैसले कर लिए हमने। गुमशुदा लोगों का मसला है, जबरी मज़हब की तब्दीली का मसला है, मॉब लिंचिंग का मसला है, इस पर हमने कानून साजी का बात कर लिया हमने। ये पहले क्यों नहीं किया आपने? इसलिए पहले आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आपको कश्मीर में पता नहीं था क्या हो रहा है, आपको मोदी का पता नहीं था क्या हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? जब 5 अगस्त का वाक़या हो जब नहीं गए आप, जब करारदाद पेश होने वाली थी तब चले जाते, बिल्कुल जाना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा तुर्की जा सकते हैं, बेल्जियम भी जाते हैं। आपको पता है कश्मीर सेंटर कहाँ कहाँ बंद हो गए हैं? असल बता देंगे आपको। ये कश्मीर सेंटर यूरोप में कहाँ कहाँ बंद हो चुके हैं, जो बस काम कर रहे थे। तो मैं तो अजीब सूरत हाल में हूँ। अतर जो बात कर रहे थे वो सुन के मुझे ज़रा सा वो हुआ, तशवीश भी हुई कि ये असम्बली न तोड़ दें। लेकिन इनकी हरकतें जो हैं, जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर को जब मालूम हुआ कि भाई करारदाद मंजूर हो गई है तो उन्होंने मीटिंग बुला ली, मीटिंग में फैसले कर दिए। उसके बाद फिर आप शुरू हो गए हॉलोकॉस्ट के ऊपर और दूसरे इशूज़ के ऊपर। नहीं चलता इस तरह कारोबार मुमलिकत का। आपको तो आपके सिफारत खाने ने नहीं बताया, सबको डिसमिस कर दें जैसे सऊदी अरब में किया है आपने। वो भी तो किया ना सफ़ीर को, उसको भी उठाएं वहाँ से यूरोपीय यूनियन से और पाकिस्तान वापस लाएं और दुर्रे मारें उसको आप। तो तुम्हें पता क्यों नहीं था इस बात का? ये अगर पता था तो आप चुप रहे तो बुजुर्गाना खामोशी। मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है ये और बहुत ख़तरनाक है ये। ठीक है ज़ुनैरा, हम एथिकली लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। एथिकली लैग करना तो बहुत छोटी बात है सलमा। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी ताइफ का। सारे जानते हैं कि ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने पत्थर मारे, लड़के पीछे लगा दिए, वो खून में नहा गए। उनकी जूतियों के बारे में कहते हैं वो खून से भर गई थीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और खुदा ने उनसे कहा कि मैं इन दोनों पहाड़ों को टकरा के इन लोगों को तबाह कर देता हूँ जिन्होंने आपके साथ ये सलूक किया है। डायरेक्ट खुदा अल्लाह ताला बीच में आए हैं। तो नबी करीम फरमा रहे हैं कि नहीं हो सकता है, आप इनको दरगुजर करें, इनकी नस्ल में से कोई ऐसा निकल आए जिसे मेरी बात
बात समझ में आ जाए। और वही हुआ, फतेह मक्का के बाद ताइफ में से कैसे कैसे लोग निकल के आए और इस्लाम की उन्होंने क्या खिदमात की। अब ब्लास्फेमी जितनी बड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके सामने हो रही थी, उनका तो हक बनता था कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते कि हाँ जी इन्हें तबाह कर दें। आप उनका विजडम देखें कि उन्होंने कहा कि इनको समझ नहीं आ रही है मेरी बात की, इनको पहले समझ आ लेने दें, आगे नस्लों में बात चलेगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम बात समझा नहीं रहे, दूसरा हम उनको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एक्ट करके दिखा रहे हैं, तीसरा हम टेरराइज कर रहे हैं दुनिया को, और चौथा हम स्टबन हो रहे हैं। सारी चीज़ें हम तब करते हुए बहुत अच्छे लगते थे अगर हम कोई बहुत अमीर कबीर मुल्क होते, हमें किसी की ज़रूरत ना होती, 22 करोड़ आवाम के लिए यहाँ पर दूध की नहरें बह रही होती। हमारे वज़रा को सिवाय अपना जो एक प्यार है नामूस रसालत के लिए, उसको हाईलाइट और ग्लोरीफाई करने के कोई काम ही नहीं है। उनको कोई परवाह नहीं है कि मुल्क की क्या हालत होती है। सो सबसे पहले तो वी नीड टू एड्रेस द इशू कि ब्लास्फेमी हो क्यों रही है, हमारे किरदार ऐसे हैं, दुनिया में इस्लाम का जो इमेज है वो ख़राब हमारी वजह से हुआ हुआ है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। और अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप उन्हें दलील से कायल करेंगे ये तरीका गलत है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, ये 2 सालों में नहीं होगा। थर्ड, हमारे वज़ीर आज़म जब तक ट्विटर के ऊपर और तकरीरों के ज़रिए पॉलिसी और सब कुछ अपना जो स्टांस है मुल्क का देने की कोशिश करते रहेंगे, यही कुछ होगा। वेयर इज़ योर फॉरेन ऑफिस? NBC ठीक कह रहे हैं, एक एक बंदा यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठा हुआ एक एक यूरोपीय मुल्क की नुमाइंदगी करता है। आपने सबको मैसेज दिया है कि सड़कों पे जो पाकिस्तानी हैं वो भी टेररिस्ट हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में लोग हैं वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, और हमारे वज़ीर आज़म भी चीज़ों को ऐसे ही लेते हैं। सो मेरे ख्याल है बहुत मिस हैंडल हुआ है, और आई डोंट नो वेयर थिंग्स आर गोइंग।